रोल ऑफ कैरोलस लीनियस इन टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी हो या एनिमल टैक्सोनॉमी हो, यानी कि बॉटनी है या जूलॉजी है, दोनों में कहीं ना कहीं कैरोलस लीनियस का रोल नज़र आता है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अधिकांश स्टूडेंट जो लाइफ साइंस से हैं, जो बॉटनी से हैं या जूलॉजी से हैं, और बॉटनी में चाहे पास कोर्स है या ऑनर्स है, इनके सिलेबस में कहीं ना कहीं ये टॉपिक ज़रूर आता है। और बड़ी बात कि जो स्पेशल पेपर के स्टूडेंट हैं उनके तो ये टॉपिक डायरेक्ट ही मेंशन होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर, रूबरू हूँ आपसे एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। कैरोलस लीनियस का कंट्रीब्यूशन क्या है, इनका रोल क्या है, वाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है? ये टॉपिक जो भी लाइफ साइंस से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो कि ये एक बेसिक बॉटनी का पार्ट है, और मैंने कहा कि ये जूलॉजी में भी आता है। और दूसरी बात कि ये टैक्सोनॉमी का, जिसको हम कहते हैं इसेंशियल नॉलेज, उसमें भी ये बड़ी भूमिका है। और ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये उन महाशय की तस्वीर है जिसको हम कैरोलस लीनियस या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। द कैरोलस लीनियस और कार्ल वॉन लिने, ये इनके नाम हैं। इनका बर्थ होता है 23 मई 1707 का, और ये 10 जनवरी 1778 को इस दुनिया से अलविदा होते हैं। और ये स्वीडिश बॉटनिस्ट थे, फिजिशियन हैं, और जूलॉजिस्ट भी इनको बोला जाता है। ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, यानी कि यहीं से एक सवाल और आता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लीनियस को कहते हैं, तो एक वर्ड आ रहा है एक्चुअल फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसको हम कहते हैं बोहिन को कहते हैं, गैस्पार्ड बोहिन को हम बोलते हैं। आगे की वीडियो में ये आपको जानकारी मिलने की पूरी संभावना है। रेफर टू एज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी ड्यू टू हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। आपके सिलेबस में कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूटर के नाम से भी टॉपिक हो सकता है, उसका आंसर भी यही है। कंट्रीब्यूशन टू द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनका सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा इनकी भूमिका है। हिज वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी दैट इज स्टिल इन यूज टुडे, यानी कि अभी तक हम जिस टैक्सोनॉमी को काम में ले रहे हैं, जिस नॉमेनक्लेचर सिस्टम को काम में ले रहे हैं, जिस वर्गीकरण को हम काम में ले रहे हैं, उसमें इनकी महती भूमिका है। द एब्रिविएशन एल is used to indicate Linnaeus as the authority for a species name। इसका जो एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, वो L, और कुछ जगह पे LINN भी मिलता है। और एक मात्र ऐसे ऑथर हैं एज ए टैक्सोनॉमी स्टूडेंट में बात करूं तो जिनके दो एब्रीविएशन हैं, एक L है और दूसरा LINN है। कंट्रीब्यूशन इन पब्लिकेशन, यानी कि इनके कौन कौन सी पब्लिकेशन, यानी कि इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी, कौन कौन सा इन्होंने टैक्सोनॉमिक लिटरेचर लिखा, कौन से इन्होंने फ्लोरा लिखे, ये सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। और एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसको हम कहते हैं स्पीसीज़ कंसेप्ट। आप और हम सबको मालूम है कि अभी तक स्पीसीज़ की वो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आई है जिसको हम कह सकें जिसमें कोई अपवाद ना हो, एक्सेप्शन ना हो। और आज इस एडवांसमेंट के दौर में जब हमारी ये सिचुएशन है, तो समझिए कि 17th सेंचुरी में क्या रहा होगा। और उसी समय इन्होंने एक स्पीसीज कंसेप्ट को लॉन्च किया था, और आज भी हम उसको काम में लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आएगा कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर साइंस। देखिए, पूरी दुनिया के लिए एक भाषा को डिज़ाइन करना, यानी कि पूरे संसार को एक भाषा में बांध देना, यानी कि हम यूँ कहें कि पूरे दुनिया में सारे जो प्लांट्स का जो नाम है वो एक ही भाषा में हो, इसकी एडवोकेसी सबसे पहले लीनियस ने की, जिसको हम कहते हैं लैटिन डायग्नोसिस, उसमें इनका रोल है। और फिर हम पढ़ेंगे इनकी लीगेसी, यानी कि ये क्या वसीयत हमारे लिए छोड़ के गए हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आ गए, कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर।
लीनियस इंट्रोड्यूस्ड द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये हम सबको मालूम है कि इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, मगर इमेजिन करिए कि उस वक्त जब हमारे पास कोई नोमेनक्लेचर का सिस्टम नहीं है, उस समय इन्होंने एक सिस्टम दिया। और एक और बड़ी बात है कि एक आदमी कोई काम करता है वो बहुत अलग चीज़ होती है, मगर एक आदमी कोई ऐसा काम करता है जो पूरी दुनिया के काम का हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। विच इज़ द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म बाय टू लैटिन नेम, द जीनस नेम एंड द स्पीशीज नेम। होमोसेपियन फॉर ह्यूमन, जो हमारा इंसानों का जो जोलॉजिकल नेम है वो होमोसेपियन है, ये भी इन्हीं की देन माना जाता है, ऐसा लिटरेचर बताता है। दिस सिस्टम प्रोवाइडेड ए स्टैंडर्डाइज वे टू नेम स्पीसीज, रिप्लेसिंग द प्रीवियसली इनकंसिस्टेंट एंड ऑफन कम्बरसम डिस्क्रिप्टिव नेम। यानी कि पहले बाइनोमियल से पहले ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल और उन सब के बियॉन्ड एक स्टैंडर्ड, एक स्टेबल नोमेनक्लेचर सिस्टम को लॉन्च करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। गैस्पार्ड बोहिन इंट्रोड्यूस्ड ए सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ प्लांट यूजिंग बोथ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट इन हिज वर्क। गैस्पार्ड बोहिन का है पिनाक्स थिएटराई बोटेनिसी। 1623 में इन्होंने पहला कंट्रीब्यूशन इनका आया था और उसी कंट्रीब्यूशन को लीनियस ने आगे बढ़ाया। ही लिस्टेड प्लांट्स विथ देयर जेनेरा एंड स्पीशीज नेम। दिस सिस्टम वाज प्रिकर्सर टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लीनियस। यानी कि ये प्रिकर्सर था बोहिन का, पिनाक्स जिसको हम कहते हैं सिंपल भाषा में। लीनियस ने उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। स्टार का मतलब है कि द बुक इज कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग ऑफ प्लांट्स नॉन एट द टाइम। यानी कि उस समय 1623 में सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बाय जेनेरा एंड स्पीसीज, बोहिन इंट्रोड्यूस्ड ए स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग प्लांट्स इनटू जेनेरा एंड प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक नेम फॉर ईच स्पीसीज। यानी कि उस समय पे जितने भी ज्ञात थे, यानी कि जितने प्लांट्स के बारे में हम जानते थे, उसके बारे में बोहिन ने रखा। और उसके बाद लीनियस ने तब तक के जितने भी प्लांट थे उनका बॉटनिकल नेम रखा। यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ सेम जिसकी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको स्लाइड शेयर पे मिल जाएगा, और उसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है, वो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। कंट्रीब्यूशन इन क्लासिफिकेशन सिस्टम, लीनियस डेवलप्ड ए हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी कि जो हायरार्की जो वर्ड आता है उसको डेवलप करने वाले लीनियस ही हैं। लीनियस डेवलप्ड ए हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर organizing living organisms into groups based on shared characteristic। shared का मतलब है कि जब हम टैक्सोन बनाते हैं तो उसमें जो एक टैक्सोन के अंदर कॉमन लक्षण होते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, उसी को हम कहते हैं यहाँ पे शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ही प्रपोज्ड, he means Linnaeus, he proposed a system of classification that include several rank। ICPN में हम पढ़ते हैं रैंक ऑफ टैक्सा, ये बड़ा रूल है वहाँ पे। तो इसका ओरिजिन भी यहीं से होता है। सेवरल रैंक्स, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज। लेटर बाद में एडिशनल रैंक लाइक फैमिली एंड फाइलम वर एडेड। अब ध्यान से देखिए कि फैमिली जो शब्द है और फाइलम जो शब्द है वो बाद में ऐड हुआ है, लेटर ऑन एडेड। इम्पैक्ट, यानी कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोवाइडेड ए फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ऑर्गेनाइज वे में स्टडी करने के लिए एक फ्रेमवर्क दिया। It allowed scientists to group organism in a logical and consistent manner, facilitating the study of similarities and differences among species। तो ये था
लीनियस का जो वर्गीकरण का जो पैटर्न है, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसके बारे में। सेकंड पॉइंट हमने कहा था कि हम बात करेंगे इनके पब्लिकेशंस की। इनका जो पहला जो पब्लिकेशन था वो था सिस्टेमा नेचुरी 1735 में, यानी कि 1735 में इनका जो पहली जो बुक आई या पहला जो इनका रिसर्च आउटपुट आया उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। जो बच्चे कंपटीशन में हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि सिस्टेमा नेचुरी बुक को किसने लिखा। सिस्टेमा नेचुरी का रोल क्या था? इन दिस वर्क लीनियस इंट्रोड्यूस्ड हिज सिस्टम फॉर क्लासीफाइंग नेचर, यानी कि जो नेचर को वर्गीकरण करने के लिए सिस्टम लॉन्च किया। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पब्लिकेशन वाज द इंट्रोडक्शन of a hierarchical system of classification that included kingdom, class, order, genus and species. Linnaeus introduced the use of binomial nomenclature where each species is given two part Latin name, एक पार्ट है जीनस, दूसरा पार्ट है स्पीसीज। ए सिस्टम स्टिल यूज टुडे, जो अभी तक हम काम में ले रहे हैं, ये सिस्टेमा नेचुरी से आया है। इसके बाद आता है फ्लोरा लेपोनिका 1737 का। फ्लोरा लेपोनिका वन ऑफ हिज सिग्निफिकेंट अर्ली वर्क, यानी कि इसको यंग वर्क भी कह सकते हैं। फ्लोरा लेपोनिका पब्लिश्ड इन 1737। This book is particularly noteworthy in Linnaeus' career in the history of botany for several reasons. क्या रीजन है ये देखिए। फर्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको सिंपल भाषा में कहें तो हमने कुछ सोचा, मान लो कि हमने सोचा कि हम सुबह जल्दी उठने की आदत डालेंगे और हम उठने लग जाएं, ये होता है एप्लीकेशन। तो इन्होंने कहा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इस प्रकार से होना चाहिए। सिर्फ कहा नहीं, इन्होंने उसको अप्लाई किया। इन्होंने अप्लाई किया और कितना किया? लीनियस डिस्क्राइब्ड अबाउट 100 प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड प्लांट, यानी कि 100 से अधिक वो प्लांट जिनका नोमेनक्लेचर नहीं हुआ था तब तक, उनको भी इन्होंने आइडेंटिफाई किया और इनका नोमेनक्लेचर दिया। दीज बिकेम द बेसिस ऑफ हिज बुक फ्लोरा लेपोनिका। फ्लोरा लेपोनिका वाज वन ऑफ द फर्स्ट वर्क, मैं कुछ चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, वेयर लीनियस बिगेन टू अप्लाई हिज सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर विच ही वुड लेटर फुली डेवलप एंड फॉर्मुलाइज इन स्पीसीज प्लेंटेरम। यानी कि यूँ समझो कि फ्लोरा लेपोनिका इस स्पीसीज प्लेंटेरम बुक का बचपन है। यानी कि आज आप बड़े हो चुके हो, आज की आपकी तस्वीर और आप जब बच्चे थे, छोटे थे, तब की तस्वीर, तो जो बचपन की तस्वीर है वो फ्लोरा लेपोनिका है और बड़े की तस्वीर है वो स्पीसीज प्लेंटेरम है, जिसको ICBN ने एज इट इज़ अडोप्ट किया था, आपको याद है। दिस अकाउंट कवर्ड 534 species used the Linnaeus classification system and included for the described species को describe करना आप टेक्सोनॉमी टेम्परामेंट कहें तो बहुत अच्छे से जानते हैं। Geographical distribution and taxonomic notes। taxonomic notes means taxonomic status को इन्होंने explain किया। This system involved naming species with two-part name which became the foundation for modern taxonomy। अब इन्होंने 3 चीज़ें क्या ली, इनको आप ज़रा ध्यान से देखिए। पहला, इसमें क्या था ये देखें, फील्ड वर्क एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये फील्ड वर्क जो इन्होंने किया वो था और प्लस इन्होंने फील्ड में जो ऑब्जर्व किया वो चीज़ इसके अंदर इंक्लूड थी। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजिकल कंसेप्ट, देखिए कितनी कमाल की चीज़ है। इकोलॉजिकल कंसेप्ट थे, उनको भी इन्होंने लॉन्च किया। एंड कंट्रीब्यूशन टू इथनोबॉटनी, आज हम जो इथनोबॉटनी पढ़ते हैं उनके बीज शायद उसी वक्त लीनियस ने बो दिए थे ज़मीन में और आज वो वट वृक्ष बने हुए हैं। आप
इथनोबॉटनी के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया स्पीसीज प्लेनेटेरम, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। स्पीसीज प्लेनेटेरम 1753 में लिखी गई, यानी कि पब्लिश हुई। इसका रोल ये रहा कि दिस पब्लिकेशन इज़ वन ऑफ लीनियस मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, यानी कि ICBN ने इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट माना है, एज इट मार्क्स द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम in species plantarum. Linnaeus listed and described every non-plant species, assigning each a two-part name. यानी कि उस समय तक, यानी कि 1753 तक जो भी नॉन प्लांट थे उन्होंने उनको डिस्क्राइब कर दिया और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दे दिया। दिस वर्क लेड द फाउंडेशन for modern botanical nomenclature and is still recognized as the starting point for naming plants as per ICN या ICBN. Genera Plantarum 1737. Role in Genera Plantarum. Linnaeus described plant genera, providing detailed description and कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इन्होंने कीज को भी दिया, जो की आज हम पढ़ते हैं, आज हम बनाते हैं, उसको भी उसी समय दे दिया गया था। दिस वर्क फर्दर डेवलप्ड हिज क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड हेल्प्ड स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ प्लांट्स, अलाउइंग फॉर ग्रेटर कंसिस्टेंसी एंड कम्युनिकेशन इन बॉटनिकल साइंस। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आई लाइक दिस। फिलोसोफिया बॉटेनिका। फिलोसोफिया बॉटेनिका बुक क्या है, यानी कि इसके अंदर क्या है? ये 1751 में आई। फिलोसोफिया बॉटेनिका इज ए थियोरेटिकल वर्क। फिलोसोफिया बॉटेनिका इज ए थियोरेटिकल वर्क वेयर Linnaeus outlined his principles of botanical classification and nomenclature. It provided rules for naming plant. रूल्स इसमें बताए गए। डिफाइंड द कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज को डिफाइन किया गया। एंड डिस्क्राइब्ड द सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि लीनियस के सिस्टम को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, बेस्ड ऑन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आपको याद है लीनियस का, आप लीनियस का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो मोनोएंड्रिया, डाई एंड्रिया, ट्राई एंड्रिया, ये जो पढ़ते हैं ये इसी का ही रिजल्ट है या वो इसी का रिजल्ट है। दिस वर्क वाज इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग लीनियस आइडिया एंड स्टैंडर्डाइजिंग बॉटनिकल टर्मिनोलॉजी। तो ये उनका कंसेप्ट था, फिलोसॉफी थी। फिर यहाँ देखिए सिस्टेमा नेचुरी, ऊपर हम बात कर चुके हैं, मगर ये है 10th एडिशन, 10वां एडिशन आ गया है और 1758 में हम आ गए हैं। द 10th एडिशन ऑफ सिस्टेमा नेचुरी इज पर्टिकुलरली नोटेबल बिकॉज इट इज कंसिडर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ एनिमल्स। कितना कमाल का है, यानी कि ये जूलॉजी से जाता है। आपके साथी जूलॉजिस्ट हैं, आपके फ्रेंड जूलॉजी में हैं, आप उनसे डिस्कस करिएगा कि इस पॉइंट के बारे में उनका क्या ओपिनियन है। बीइंग ए बॉटनी स्टूडेंट आई एग्री कि उनका वहाँ पे बड़ा कंसेप्ट है या बड़ा रोल है। इन दिस एडिशन लीनियस एक्सपेंडेड, यानी कि उन्होंने विस्तार से बताया, एंड रिफाइंड हिज क्लासिफिकेशन सिस्टम अप्लाइंग इट मोर एक्सटेंसिवली टू एनिमल्स, यानी कि इन्होंने एकदम डिटेल से एनिमल के लिए बताया। एंड सॉलिडिफाइंग द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम इन जूलॉजी। आप ICZN को गूगल में डाल के सर्च करिएगा, आपको मिलेगा इंटरनेशनल कोड्स फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्पीसीज कंसेप्ट। मैं रिपीट करूं कि स्पीसीज की अभी तक एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं आई है जिसके पूरी जो वैज्ञानिक बिरादरी है, जो टेक्सोनॉमिक कम्युनिटी है, वो इसको एक्सेप्ट करे कि हाँ इस डेफिनेशन में कोई एक्सेप्शन नहीं है। मगर ये उस समय की बात है जब इन्होंने स्पीसीज कंसेप्ट को लॉन्च किया। लीनियस वाज अमंग द फर्स्ट, ये पहले व्यक्ति हैं
to define the concept of a species as a group of individuals. टैक्सोनॉमी का कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए. Define the concept of species as a group of individuals that share a specific characteristic and can reproduce with one another. यानी कि वो ग्रुप है जिसके अंदर एक शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक हैं और दे कैन रिप्रोड्यूस. His work emphasized the importance of species as the fundamental unit of biological classification. कई बार आपके नेट JRF या RPSC या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज द स्पीसीज. और कई बार ये भी पूछा जाता है कि वाई स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और बेसिक यूनिट ऑफ द टैक्सोनॉमी. इम्पैक्ट क्या हुआ इसका? द कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एज डिफाइंड बाय लिनियस रिमेन ए सेंट्रल आइडिया. यानी कि ये केंद्र बिंदु बन गया इन बायोलॉजी एंड इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन. बायोडाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, वहाँ पर भी हमारा स्पीसीज कंसेप्ट का बड़ा रोल नज़र आता है. इसीलिए तो हम कहते हैं कि पर्टिकुलर स्पीसीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, पर्टिकुलर स्पीसीज को नया लाया गया है. ये सब बातें इसी से जुड़ी हुई हैं. ये था हमारा अगला पॉइंट, बड़ा कमाल का है, यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर साइंस. एक सोचिए कि जब हमारे यहाँ 20 किलोमीटर के बाद हमारी बोली बदल जाती है और उसके बाद और आगे चलते तो हमारी भाषा बदल जाती है और उस समय पूरी दुनिया को एक धागे में बांधना, एक सूत्र में पिरो के रखना बड़ी कमाल की चीज़ है. बाय यूजिंग लैटिन. देखिए, लैटिन भाषा एक ऐसी भाषा तब भी थी और आज भी है जिसको कोई भी कंट्री काम में नहीं लेता है, एक डेड लैंग्वेज है. उसके बाद इनका आइडिया कहाँ से आया कि सब लैटिन को काम में ले लिया जाए, ये अलग विषय है, अलग वीडियो में बात करेंगे हम. वाई लैटिन यूज्ड. मगर यह इम्पोर्टेंट है कि बाय यूजिंग लैटिन फॉर नेमिंग एंड क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म, लिनियस created a universal language that scientists around the world could use. पूरी दुनिया के लोग इसको यूज कर रहे हैं. This helped to eliminate confusion caused by the use of local language or common name for species. The use of Latin in scientific naming remain key aspect of biological taxonomy, ensuring that species names are understood globally regardless of language barrier. यानी कि भाषा का जो बैरियर था, भाषा का जो अवरोध था, उससे हटा दिया गया और उससे बियॉन्ड लैंग्वेज हम इस लैंग्वेज को पढ़ने लग गए. वसीयत, लीगेसी. Carolus Linnaeus' work has had a lasting impact on biology and taxonomy. His system of classification and nomenclature has been refined and expanded, but the fundamental principle he established continue to guide the scientific study of living organism. आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कर रहे हैं, आप बायोकेमिस्ट्री कर रहे हैं, आप जेनेटिक्स कर रहे हैं, कुछ भी आप वर्क कर रहे हैं, मगर आपको ये कंसेप्ट काम में आप लेते हैं. इट वाज अगस्टिन पिरामस डी कैंडोले, APD कैंडोले. हम इनको आम भाषा में दादाजी कहते हैं. आप पढ़ेंगे डी कैंडोले, 3 पीढ़ियाँ हैं और ये वो कैंडोले हैं जो दादाजी हैं. वो attributed Linnaeus with Flora Japonica as the first example in the botanical genre of flora writing. यानी कि ये पहले व्यक्ति हैं एज पर अगस्टिन पिरामस डी कैंडोले. अगस्टिन पिरामस डी कैंडोले बहुत बड़ा नाम है टैक्सोनॉमी में. वो क्या कह रहे हैं? फर्स्ट राइटिंग, पहला फ्लोरा दुनिया का, ऐसा उनका ओपिनियन था. बॉटनिकल हिस्टेरियन
यानी कि जो बॉटनी की हिस्ट्री लिखने वाले E.L. ग्रीन ये नाम है, described Flora Japonica as the most classic and delightful of Linnaeus work. Most classic and delightful of Linnaeus work. इस वीडियो से जुड़ा हुआ या टेक्सोनोमी का आपका कोई भी टॉपिक है, कोई भी डाउट है, आपको हिंदी में नहीं मिल रहा है, हिंदी में नहीं मिल रहा है, या आपको इंग्लिश में नहीं मिल रहा है, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं स्वागत करता हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर यहाँ पे जो मेल आईडी दी हुई है इस पे मुझे मेल कर दें। मैं कोशिश करूँगा हमारे डिपार्टमेंट के हमारे दूसरे साथी जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, उनसे डिस्कस करेंगे और कोशिश करते हैं कि हम आपको आंसर दें, क्योंकि आपका और हमारा मकसद ये है कि हम ज़िंदगी में उस मकसद को हासिल करें जिस मकसद के लिए हमने बीएससी में एडमिशन लिया है या हमने एमएससी में एडमिशन लिया है, वो मकसद हमारा हासिल हो। यही हमारी इच्छा है और यही हमारा मंतव्य है। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, किसी की हेल्प के लिए शेयर कीजिएगा। आप मुझे कुछ साझा करना चाहते हैं, मुझसे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, तो मैं स्वागत करता हूँ। मैं आभारी रहूँगा कि आप इस पे अपने सुझाव देंगे ताकि हम इस काम को और अच्छे से अंजाम दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इस फील्ड के टीचर नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वालों की थोड़ी सी कमी महसूस होती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।